तो हमारा ये 10th लेक्चर है फाइनेंशियल लिटरेसी का। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग ने पेन स्लिप भरनी सीख ली थी, कैसे पेन स्लिप भरी जाती है। काफी बच्चों को ये नहीं पता था, लास्ट क्लास में पता लग गया उनको। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई बैंक का ये लेन देन कैसे होता है। ये टॉपिक मल्टीपल एडवांटेजेस आपको देगा। दोज हु आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली मोस्टली स्टूडेंट्स आर बिलोंगिंग टू कॉमर्स स्ट्रीम ओनली। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज आपको पढ़ाई जाती है। बट मेनी टीचर्स इधर डू नॉट हैव द करेक्ट नॉलेज, या वो जो बताते हैं वो अपडेटेड नहीं होता है। तो मैं आपको थोड़ा अपडेटेड रिव्यू यहाँ पे दूंगा। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। टेक एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन, देयर इज अ कस्टमर बिलोंगिंग टू HDFC बैंक, Mr. A and Mr. B, and there is a customer belonging to State Bank of India, C and D। तो यहाँ पे दो बैंक्स का हमने एग्जाम्पल लिया कि इन बैंक्स के बीच में लेन देन होगा कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये लेंगे दैट HDFC बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया keeps some amount of their money with Reserve Bank of India। नाउ एज आई सेड कि हर जगह RBI की ब्रांच अवेलेबल नहीं होती है, तो जनरली किसी बैंक को डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करोगे, और वो कोई भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द सिटीज में इट इज बेसिकली SBI ओनली। तो यहाँ पे इस बैंक को चेंज कर लेते हैं। लेट अस मेक दिस एज ICICI बैंक, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। सो दो सिटीज वेयर वी हैव RBI ऑफिसेस, कानपुर में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, वगैरह वगैरह, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली बैंक अपना सरप्लस फंड किसको दे देंगे? RBI। बट जहां पे RBI नहीं है तो वहां पे उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? चलिए ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास HDFC के अंदर लेटस से 200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और ICICI के पास लेटस से 320 करोड़ रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं। RBI के पास, टेकिंग एन एग्जाम्पल, वी हैव 5,000 करोड़ रुपीस, और HDFC ने भी अपने कुछ पैसे, और ICICI ने भी अपने कुछ पैसे कहां पर रखे हुए हैं? RBI या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सर कितने? लेटस से 50 करोड़ एंड 30 करोड़। आई वुड लाइक एवरीबडी टू पुट दिस एग्जाम्पल इन देयर कॉपी चिल्ड्रन। सब लोग ये एग्जाम्पल अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने एक चेक काटा वर्थ रुपीज 2 lakhs, and this check is given to Mr. C। और डी ने एक चेक काटा वर्थ रुपीज 1.8 lakhs and gave this check to Mr. B। Ultimately, if we talk, Mr. A is the giver of money and Mr. C happens to be the receiver of money. B happens to be the receiver of money and D happens to be the giver of money। पूरे एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर रहा हूं। HDFC बैंक के पास अपने ब्रांच के अंदर 200 करोड़ रुपए वॉल्ट में कैश पड़ा है। वॉल्ट मतलब तिजोरी आप बोल सकते हैं। बैंक की तिजोरी देखी होगी लोगों ने, एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग रूम होता है, बड़ा मोटा सा गोदरेज का या किसी ब्रांड का दरवाजा होता है। व्हाट इट क्लियर? एंड ICICI बैंक के पास कैश कितना है? 320 करोड़। दे ऑल्सो हैव अ हैबिट टू कीप सम मनी विद RBI, या RBI का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैंक होगा। तो HDFC हैज केप्ट 50 करोड़ चिल्ड्रन, एंड ICICI हैज केप्ट विद RBI 30 करोड़। और कुल RBI के पास कितने पैसे हैं बच्चों? 5,000 करोड़ रुपए। इज दैट अंडरस्टूड वेल? अब यहां पे मिस्टर ए ने चेक काटा 2 लाख रुपए का, और किसको दे दिया? सी को। ए हैज एन अकाउंट विद HDFC एंड सी हैज एन अकाउंट विद ICICI। डी ने एक चेक काटा 1,80,000 का एंड गेव दिस चेक टू मिस्टर बी। तो डी का अकाउंट कहां पे है बच्चों? ICICI में, और बी का अकाउंट कहां है? HDFC में। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो इतना एग्जाम्पल अपडेट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, तो सबको इतनी कहानी समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली व्हेन वी से ए इज द गिवर, एक्चुअली ए खुद हनुमान जी की तरह पैसे लेके नहीं जाएगा सी के पास। ए विल गिव द इंस्ट्रक्शन टू हुम? HDFC, कि आप मेरे बिहाफ पे सी को पैसा दे दीजिए, और सी इंस्ट्रक्शन देगा ICICI को कि मेरे पैसे HDFC से आएंगे, उनको रख लेना।
Thereafter, D will give the instruction to ICICI that please make the payment done to Mr. B. और B इंस्ट्रक्शन देगा HDFC को कि भाई मेरे पैसे आएंगे ICICI के मिस्टर डी के पास से, तो आप उनको पैसा उनसे पैसा ले लीजिएगा। इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई? इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई? चलिए, सो हाउ मच डी इज सपोज टू पे चिल्ड्रन? 180। तो ये 180 ICICI बैंक से मूव होके कहां पे जाएगा? HDFC में। समझ में आ गई बात? तो इफ आई से कि हमारा जो ICICI बैंक है, ICICI बैंक दो तरह से काम करेगा। कैसे काम करेगा? ICICI बैंक will be the giver and ICICI bank will be the receiver. HDFC bank will be the giver and HDFC bank will be the receiver. कैसे सर? ICICI बैंक में मिस्टर डी का अकाउंट है और डी कितने पैसे का चेक काट के दे चुका है मिस्टर डी को? 180। तो मिस्टर डी के बिहाफ पे ICICI बैंक अपनी 320 करोड़ की तिजोरी से 1,80,000 निकालेगा और किसको दे देगा? HDFC बैंक को। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, डायग्राम को प्लीज फॉलो करेंगे सब लोग। सो चिल्ड्रन, यहां से ये पैसे जाएंगे और कहां पे आ जाएंगे? HDFC में। हाउ मच? 1,80,000 रुपी। इज दैट क्लियर? तो HDFC के पास 1,80,000 रुपी इस 200 करोड़ में प्लस होगा और ICICI के पास बच्चों 1,80,000 रुपए इस 320 करोड़ रुपए में से माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया राम जी का तीर धनुष कैसे गया? पक्का? चलिए, देयर आफ्टर मिस्टर ए ने कितने का चेक काटा था? 2 लाख। इनके बिहाफ पे HDFC बैंक पे करेगा। किसको पे करेगा बच्चों? ICICI बैंक को पे करेगा। अंडरस्टूड वेल? प्लीज फॉलो द डायग्राम। फॉलो द डायग्राम चिल्ड्रन। चलिए, so how much money is going from HDFC to ICICI bank children? 2 lakh। तो अल्टीमेटली ICICI के पास 2 लाख रुपए प्लस हो जाएगा और HDFC के पास से क्या होगा बच्चों? 2 लाख माइनस। If children we talk about net effect, I repeat, we talk about net effect, तो हमारे HDFC में कितने पैसे का नेट लेन देन हुआ? 180 HDFC में आया और 2 लाख निकला। इट इज -20 और +20 चिल्ड्रन, 20,000 रुपए माइनस हो गया। और ICICI में क्या हुआ चिल्ड्रन? 20,000 प्लस हो गया। अगर मैं बात करूं कि डे 1 जब RBI था ही नहीं या सिंपली बैंक्स थे तो शायद पैसे का लेन देन ऐसे ही होता था, बट प्रैक्टिकली पहले कंट्री में RBI आया, फिर बाकी सारे के सारे छोटे मोटे बैंक्स आए। इनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। क्या बोलते हैं? कमर्शियल। व्हाई सर कमर्शियल बैंक्स? बिकॉज दे डू कमर्शियल एक्टिविटीज। समझ में आया कि नहीं? गांव में अगर ये बैंक्स खुल जाएं तो आप इन्हें रूरल बैंक्स बोलेंगे क्योंकि ये रूरल सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? पक्का? अब ध्यान से सुनिएगा। RBI कहेगा मैं क्या बीच में कबड्डी खेलने के लिए बैठा हुआ हूं? तो रियलिटी में चिल्ड्रन पैसे का फिजिकल ट्रांसफर इज नॉट एन ईजी गेम, रिस्की भी। एक तो पैसे मेरे एग्जाम्पल में 2 लाख रुपए 1,80,000 आ जा रहा है, रियलिटी में तो डेली करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये करोड़ों रुपए का लेन देन प्लस माइनस कैसे होगा? इस करोड़ों रुपए के लेन देन के लिए हमको इन्वॉल्व किसको करना पड़ता है? RBI को। तो RBI कहेगा आप लोग इन रिस्क को बिल्कुल भी हैंडल ना करें, लेट मी मैनेज दीज थिंग्स। तो HDFC के मिस्टर ए को पैसे देने हैं और HDFC के मिस्टर ए को पैसे मिलने हैं। ICICI के मिस्टर सी बोलेंगे कि भाई पैसा ले आओ मेरा, और ICICI के मिस्टर डी बोलेंगे भाई पैसा दे दो मेरा। तो फाइनली ये जो यहां पे फिजिकल एक्टिविटी हो रही है चिल्ड्रन, रियलिटी में छोटा मोटा लेन देन ऐसे नहीं होता, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा अपने ब्रांच में पड़ा है, इनके पास भी बहुत पैसा अपनी ब्रांच में पड़ा है, तो इनको खास पैसे की जरूरत नहीं है। तो सर ए को क्या पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, एक पैसे देगा, बी पैसे लेगा, सी विल गेट द मनी, डी विल गिव द मनी, सब कुछ होगा। बट फिजिकली ये 1,80,000 और 2 लाख का लेन देन HDFC और ICICI में डे टू डे एक्टिविटीज के बीच में कभी नहीं होता है। ये लेन देन होगा एट द एंड ऑफ RBI ओनली। तो यहां पे जो आपको -20 नजर आ रहा है और यहां पे जो आपको +20 नजर आ रहा है,
रियलिटी में वो यहां पे कभी नहीं होता, रियलिटी में वो यहां पे कभी नहीं होता। वो होगा कहां पे बच्चों? 20,000 रुपीज डिडक्ट कर लेगा आरबीआई इस 50 करोड़ में और ऐड कर देगा इस 30 करोड़ में। तो अब आरबीआई के पास एसबीआई के 30 करोड़ 20,000 रुपए हैं और आरबीआई के पास एचडीएफसी के 50 करोड़ -20,000 रुपए हैं। रियलिटी में बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस तब होते हैं व्हेन दे फॉल शॉर्ट ऑफ फंड्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, रियलिटी में बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन तब होता है व्हेन दे फॉल शॉर्ट ऑफ फंड्स। तो 20,000 रुपए यहां से अल्टीमेटली निकलना है, आईसीआईसीआई में जाना है और आईसीआईसीआई के पास 20,000 रुपए आने हैं। तो फाइनली एचडीएफसी गिवर बैंक हो गया और आईसीआईसीआई क्या हो गया बच्चों? रिसीवर बैंक। अब आईसीआईसीआई बोलेगा मेरे पास अगर फिजिकली पैसा आएगा नहीं तो मैं इन्हें दूंगा कैसे? एचडीएफसी कहेगा अगर पैसे का लेन देन होगा नहीं तो हम इनका सेटलमेंट कैसे करेंगे? आरबीआई बोल रहा परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारा पैसा कहीं भागे थोड़ा जा रहा है। यू हैव 200 करोड़ ना, तुम उसमें से लेन देन कर लो। यू हैव 320 करोड़, तुम उसमें से लेन देन कर लो। हम अपने पास जो पैसा आप लोगों का रख के बैठे हैं, एचडीएफसी का आरबीआई के पास कितना पैसा है बच्चों? 50 करोड़। उसी में से वो 20,000 क्या कर देगा? माइनस, और किसकी गुल्लक में डाल देगा? आईसीआईसीआई। तो आरबीआई यहां पैसे प्लस कर लेगा और यहां माइनस। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में पापा आरबीआई है, एचडीएफसी आप हो गए और आईसीआईसीआई आपकी मम्मी हो गई। मम्मी ने पापा से बोला कि आपको 100 रुपीज देने हैं। आपने पापा से बोला मेरे को मम्मी से 100 रुपीज लेने हैं, बट अभी मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं दिन में आके हिसाब किताब करूंगा। तो मम्मी को भी पता है कि भाई आपको अभी पैसे चाहिए नहीं। तो व्हाट मम्मी विल डू, मम्मी ने अपना सरप्लस पैसा किसके पास रखवाया हुआ है? पापा के पास। और आपने भी अपना सरप्लस पैसा किसके पास रखवाया है? पापा के पास। तो पापा के पास 3 गुल्लक है, एक आपकी गुल्लक, एक मम्मी की गुल्लक और एक खुद की गुल्लक। इज दैट क्लियर? तो आपने पैसे लेने हैं और मम्मी ने पैसे देने हैं। तो पापा क्या करेंगे? मम्मी की गुल्लक से माइनस कर लेंगे पैसे और आपकी गुल्लक में प्लस, क्योंकि आप स्कूल गए थे 20 रुपीज लेकर, आपको और पैसे की जरूरत नहीं है। अब कल जब आप स्कूल जाएंगे और आपको पैसे चाहिए होंगे तो पापा इस गुल्लक में से आपको पैसे दे देंगे। तो रियलिटी में बच्चों रोजमर्रा के जीवन में बैंक्स के बीच में रियल कैश लेन देन कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बैंक को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा उनके पास ऑलरेडी ढेर सारा पड़ा हुआ है। हाँ, जब ये 200 करोड़ 320 करोड़ कम पड़ जाएगा तो डेफिनेटली वो आरबीआई की इस गुल्लक से पैसा मंगवा लेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो आपको लगता होगा कि डे टू डे बेसिस पे एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है, ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा है, अननेसेसरी और पैसा रख के अपने सिर पे बोझ लेंगे? तो पैसे का लेन देन फाइनली कहां पे होता है चलन? आरबीआई। और ये सेटलमेंट जो आरबीआई कराता है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं? क्लियरिंग सेटलमेंट। तो मैंने तो आपको पैसे के लेन देन की बात कर दी। अब ये सेटलमेंट का प्रोसेस फॉर्मली चलता कैसे है जरा ध्यान से सुनिएगा। हर बैंक के पास अपने सिस्टम्स होते हैं चिल्ड्रन। कौन से सिस्टम्स? तरीके। और उन तरीकों को हम आजकल ऑनलाइन बोल देते हैं। अब मिस्टर ए अल्टीमेटली क्या थे बच्चों? गिवर। और बी क्या थे? किस बैंक के? एचडीएफसी। और सी वॉज हु चिल्ड्रन? एंड डी वॉज हु? किस बैंक का? इतना समझ में आ गया? तो फाइनली आईसीआईसीआई बैंक को पैसे मिलने हैं और एचडीएफसी ने देने हैं। तो आरबीआई एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का हिसाब कर देगा। बट सर इन दोनों का हिसाब कैसे होगा? इन दोनों का हिसाब ध्यान से सुनिए कैसे होगा। मिस्टर ए ने मंडे को 2 लाख रुपए का चेक काट के किसको दे दिया? सी को। सी अपने आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल देगा। समझ में आ गया? सेम डे जितने चेक्स आएंगे मंडे को, कल दैट इज ट्यूसडे को ये सारे चेक्स आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉय इनको ड्रॉप बॉक्स से निकालेंगे। कंप्यूटर पे अपडेट होगी इनकी डिटेल। आई रिपीट, कंप्यूटर पे अपडेट होगी इनकी डिटेल। तो आईसीआईसीआई को चेक किससे मिला? मिस्टर सी से। रियलिटी में क्या बच्चों एक ही कस्टमर होगा बैंक में? नो, देयर आर मेनी कस्टमर्स, मेनी कस्टमर्स। तो आईसीआईसीआई को जो चेक मिला है, आईसीआईसीआई बैंक उसका पैसा किससे वसूलेगा? एचडीएफसी से वसूलेगा। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? अब एचडीएफसी बैंक के कंप्यूटर पोर्टल पे चेक जाएगा। जब एचडीएफसी देखेगा हमारे पास चेक आया है, वो मिस्टर ए के अकाउंट से कितने पैसे निकालेगा?
2 लाख, और किसको दे देगा? ये आपको पढ़ाया जाता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आगे समझिए, मिस्टर डी ने चेक काट के किसको दिया था बच्चों? मिस्टर बी को। तो मिस्टर डी के अकाउंट से कितने पैसे निकलेंगे? 180। मिस्टर बी को जो चेक मिला वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया जाएगा एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय कल सिस्टम पे डेटा अपडेट करेगा और किससे पैसा वसूलने जाएगा? आईसीआईसीआई से। तो आईसीआईसीआई बैंक मिस्टर डी के अकाउंट से कितना पैसा काट लेंगे? 180, और किसको दे आएंगे? और एचडीएफसी ये पैसा किसको दे देगा? बी को। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इज दैट क्लियर? बट पढ़ाने का तरीका यही है बेसिकली। इतनी बातें समझ में आ गई, इतना ज्ञान मिल गया। अल्टीमेटली आईसीआईसीआई शाम को बैठ के जब हिसाब करेगा तो हिसाब किताब ये लगा कि हमारे पास से कितने पैसे गए? 180, और हमारे पास आए कितने? 2 लाख। नेट लेन देन कितने का होना है? +20। तो आईसीआईसीआई बैंक रिक्वेस्ट प्लेस करेगा थ्रू आरबीआई टू एचडीएफसी, एंड एचडीएफसी बैंक शाम को जब हिसाब किताब बनाएगा तो पता लग गया कि हमारे पास से कितने पैसे जाएंगे? -20। तो एचडीएफसी ये पैसा आईसीआईसीआई को दे देगा थ्रू आरबीआई, और आरबीआई क्या करेगा? एचडीएफसी की गुल्लक से पैसा निकाल लेगा और कहां पे डाल देगा? आईसीआईसीआई में। समझ में आ गया? तो ये तो बैंकों का बीच का हिसाब हो गया। हाउ देयर मनी वुड बी सेटल्ड। यहां तक किसी को कोई क्वेरी तो नहीं पूछनी? सबको समझ में आ गया? एक बार मैं पूछ लेता हूं सबसे। चलो, नाउ द रियल स्टोरी इज कमिंग इन टू फोर्स। ध्यान दीजिएगा। मिस्टर ए इज द गिवर ऑफ 2 लाख रुपीज, करेक्ट? समझ में आ गया? एंड मिस्टर बी इज द रिसीवर ऑफ 180, करेक्ट? तो एचडीएफसी बैंक मिस्टर ए के अकाउंट से 20,000 रुपए निकाल ले। कितना निकालेगा? 20,000 रुपए। और ये 1,80,000 रुपए का रिसिप्ट होना है बी को, और 2 लाख रुपए का पेमेंट होना है ए से। मिस्टर ए के अकाउंट से एचडीएफसी निकालेगा कितने पैसे? 2 लाख। और उसी 2 लाख रुपए में से 1,80,000 रुपए किसके अकाउंट में डाल देगा? बी के। अरे सर, ये 2 लाख रुपए तो यहां पे जाना है। बातों को सुनते जाइए बस। मिस्टर ए के अकाउंट से एचडीएफसी कितने पैसे निकालेगा? 2 लाख रुपए। और उसमें से मिस्टर बी के अकाउंट में कितने पैसे डाल देगा? 1,80,000 रुपए। समझ में आ रही बात? कितने पैसे एचडीएफसी ने ए के अकाउंट से निकाले बट डिडंट पुट इनटू द अकाउंट ऑफ बी? 20,000। ये 20 एचडीएफसी बैंक वैन आएगी, पर्सन आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, किसको भेज दिए जाएंगे? आरबीआई को। समझ में आ गया? तो ए वॉज द गिवर ऑफ 2 लाख, उसके अकाउंट से 2 लाख निकल गया। बी वॉज द रिसीवर ऑफ 180, उसके अकाउंट में 180 आ गया। रियलिटी में ऐसा ही होता है बच्चों। 2 लाख रुपए ए के अकाउंट से निकलेंगे, 180 बी के अकाउंट में चला जाएगा, और 20,000 कहां चला जाएगा? आरबीआई के पास। तो फाइनली आरबीआई इज द रिसीवर ऑफ रुपीज हाउ मच चिल्ड्रन? 20,000। आरबीआई इस 20,000 रुपए को किसकी गुल्लक में ऐड कर देगा? आईसीआईसीआई की। जब आईसीआईसीआई को पैसे चाहिए होंगे वो मांग लेगा आरबीआई से। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो कुछ ऐसा, मैं आपकी शॉप पे आता हूं, मैं आपसे 100 रुपीज का सामान खरीदता हूं, तो आई विल पे हाउ मच रुपीज टू यू ऑल? 100। फिर आपके एम्प्लॉय ने कहा साहब थोड़ा सा एडवांस मिल जाएगा क्या 40 रुपए का, हमको घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। आपने उस 100 रुपीज में 40 रुपए अपने नौकर को दे दिया। विल आई स्टार्ट शाउटिंग, अरे मेरा पैसा इसको क्यों दे रहे हो? आप कहेंगे कि भाई आपने पैसा दिया, आपको सामान मिला, ट्रांजैक्शन खत्म, अब वो 100 रुपए हमारा है, हम क्या करते हैं, हमारा आउटलुक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। तो कुछ ऐसा ही आप बैंक जाके 10,000 अपनी मम्मी के अकाउंट में जमा कराते हैं। आपके पीछे लाइन में एक आंटी लगी थी, उन्होंने बैंक वाले एम्प्लॉय से बोला भाई मेरे को जरा 2,000 रुपए मेरे अकाउंट से निकाल के दे दो। बैंक अंकल ने, क्लर्क ने वही करेंसी नोट जो आपने दिए थे उनको वापस दे दिए। विल यू स्टार्ट हाउलिंग, अरे मेरा पैसा क्यों दे रहे हो, मेरा पहले जमा करो उसके अंदर। भाई आपका जमा हो गया, परेशान मत होइए। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात? अब आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा? आईसीआईसीआई बैंक मिस्टर सो कॉल्ड डी के अकाउंट से कितने पैसे निकालेगा? 180। सिंपल एज दैट। तो वो डी के अकाउंट से निकाल लेंगे
1,80,000 रुपए। और मिस्टर सी के अकाउंट में बच्चों कितना ऐड करेंगे? +2 लाख। तो कितना पैसा आईसीआईसीआई बैंक ने एक्स्ट्रा ऐड किया जो डी के अकाउंट से निकला तो था ही नहीं? सिंपल एज दैट। तो आईसीआईसीआई बैंक यहां से 180 निकालेगा और किसको दे देगा? सी को। बट सी को टोटल कितने पैसे चाहिए बच्चों? 2 लाख। बट पैसा निकला कितना डी के अकाउंट से? 180। और कितना पैसा सी के अकाउंट में हैज टू गो इन? 20,000 रुपए इसके अकाउंट में और जाने हैं। तो ये 20,000 रुपए कहां से आएंगे? दो बातें सुनिएगा। ये जो 20,000 यहाँ गुल्लक में पड़ा है, या तो यहां से आ जाएगा, बट आईसीआईसीआई कह रहा है हमारे लॉकर में ऑलरेडी 320 करोड़ है, उसमें से दे देते हैं और बाद में जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई से मंगवा लेंगे पैसा। लॉजिक समझ में आया? तो डेली के बेसिस पे ना किसी बैंक का लेन देन आरबीआई के साथ होता है, ना किसी बैंक का लेन देन किसी दूसरे के साथ होता है। सिर्फ बुक्स में एंट्रीज करके रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। हाउ मच वी आर द रिसीवर ऑफ, हाउ मच वी आर द गिवर ऑफ। किसने किसको कितना देना है, किसने किसको कितना लेना है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? टीचर गिव्स द होमवर्क। क्या जरूरी हर दिन हर बच्चे की कॉपी चेक हो रही है? बच्चे से पूछा तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ कर लिया। टीचर ने होमवर्क दिया? हाँ दिया, काम खत्म। अब उसने फिजिकली किया कि नहीं किया, ये तो कॉपी देख के पता लगेगा। तो आरबीआई सिंपल रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। एचडीएफसी 20,000 का गिवर है और आईसीआईसीआई 20,000 का रिसीवर है। समझ में आई बात कि नहीं? तो आरबीआई कोई पैसे 3 रूम्स में नहीं रखता है, उनके पास 5,080 करोड़ रुपए एक ही कमरे में पड़ा हुआ है। रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है ये 5,000 करोड़ हमारा है, ये 50 करोड़ किसका है? एचडीएफसी का। ये 30 करोड़ किसका है? आईसीआईसीआई का। घर में जब खाना बनता है तो मम्मी हिसाब लगाती हैं, दादा दादी जी हैं, पापा हैं, मम्मी खुद हैं, बच्चे हैं, चाचा चाची जी हैं, बड़ी सी जॉइंट या जॉइंट फैमिली है। सब लोग अगर एवरेज 3-3 चपाती खाएंगे और टोटल 10 पीपल आर देयर, तो हाउ मेनी चपातीज शी नीड टू गेट कुक्ड? 30। अब मम्मी ने 30 चपातीज बनवा के कैसरोल में रखवा ली, स्लिप लगाएंगी ये दादाजी की चपाती, दादी जी की चपाती। या सबके कैसरोल क्या घर में अलग अलग होते हैं? नो, सबके कैसरोल एक जैसे होते हैं। समझ में गया? जिसको जितनी चपाती खानी कैसरोल से निकाल के खा लीजिए। कम पड़ गई चपाती, पापा ने अपनी प्लेट से आधी चपाती दादाजी को दे दी। समझ में गया? तब तक मम्मी इज गेटिंग द चपाती कुक्ड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो रियल लाइफ में बच्चों सिर्फ बुक कीपिंग प्रोसेस चलता है, अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है। पैसे का फिजिकल लेन देन तब होगा व्हेन एनी बैंक फॉल शॉर्ट ऑफ फंड्स। आई रिपीट, व्हेन एनी बैंक फॉल शॉर्ट ऑफ फंड्स। एल्स सुबह से लेके शाम तक बैंक के पास एस्टिमेटेड बेसिस पे इतना कैश होता है कि उनको फिजिकली आरबीआई से या किसी ब्रांच से लेन देन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर पड़ ही गई, दे प्लेस द रिक्वेस्ट टू आरबीआई, टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरबीआई, प्लीज हमारे पास इतना पैसा भेज दो। लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बच्चों? तो आज का क्लियरिंग सिस्टम ये है। पुराने जमाने में क्या होता था वो भी समझ लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। दिन में 2:30 बजे के बाद, 1:30 से 2:30 के बीच में स्टार्ट होती थी ये एक्टिविटी। बैंक के एम्प्लॉइज लंच करके निकल जाते थे। हर शहर में एक होता था बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस। क्या होता था? क्लियरिंग हाउस। सारे बैंक के मैनेजर्स अपनी अपनी चेक्स लेके यहां पे जाते थे और अदला बदली करते थे। इट्स जस्ट लाइक दैट। सवेरे जब सब्जी मंडी में सब्जी आती है ना, उससे पहले वो होलसेल मार्केट में सारे फार्मर्स आते हैं सब्जी लेकर और सारे सब्जी मंडी के बाहर जाते हैं खरीदने के लिए। यहाँ पे वो अपनी पसंद की सब्जी खरीद के फिर आपको बेचते हैं। तो फिजिकल काम चला करता था उस जमाने में। कंप्यूटर्स कहाँ थे? ये मैं बात बता रहा हूँ 95-96 से पहले की, 20-25 साल पहले की बातें। तो बैंक्स यूज टू फिजिकली गो विद द चेक। तो आईसीआईसीआई बैंक वाले जाते थे, एचडीएफसी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सब वहां पे मिलते थे। बढ़िया चाय नाश्ता भी होता था और चेक्स की अदली बदली करते थे। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर, आप एसबीआई के मैनेजर। तो मेरे पास जो एसबीआई के चेक्स हैं वो मैं आपको दूंगा और आपके पास जो एसबीआई के चेक्स हैं वो आप मेरे को देंगे। हम वहां बैठ के हिसाब किताब करते थे, हु इज सपोज टू अल्टीमेटली पे एंड हु इज सपोज टू अल्टीमेटली रिसीव। पूरी रिपोर्ट बनती थी। अगेन एक्सेल शीट का जमाना नहीं था। दैट रिपोर्ट वाज सेंट टू आरबीआई। आरबीआई अकॉर्डिंगली हिसाब किताब करता था।
अब क्योंकि सिस्टम मैनुअल था, आई रिपीट सिस्टम मैनुअल था, तो हम आज मिलेंगे, आज पूरी एक्टिविटीज होंगी, कल परसों आरबीआई के पास रिपोर्ट जाएगी, 4 दिन बाद आरबीआई उसको वेरीफाई करेगा, 3 दिन बाद फिर वापस रिपोर्ट आएगी। 15 to 20 डेज लगते थे सेम सिटी का चेक क्लियर होने में। तो अगर आपने दिल्ली में अकाउंट खोला एचडीएफसी में, मेरा भी दिल्ली आईसीआईसीआई में है, उस जमाने में 15-15 दिन लगते थे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आने में। आज सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, आपने आज चेक जमा किया, कल बैंक वाले एंट्री करके पैसा भी मंगवा लेंगे एक तरह से। अगेन आपके अकाउंट में मनी रिफ्लेक्ट होगा चिल्ड्रन, बट फिजिकली बैंक के पास वो पैसे नहीं आते हैं, वो कहां पे रहते हैं, आरबीआई के पास। आपके बैंक के पासबुक में लिख के आएगा कि पैसे कट गए, रियलिटी में फिजिकली बैंक की जेब से पैसा नहीं कटता। कहां से कटता है पैसा, जो आरबीआई के पास गुल्लक में उस बैंक का पैसा पड़ा होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, पक्का? तो दिस इज द होल क्लियरिंग सिस्टम इन जनरल चिल्ड्रन, पक्का? इसको अपडेट कर लीजिए झटपट, कोई क्वेरीज है तो प्लीज आस्क। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड कैसे क्लियरिंग होती है? तो रियलिटी में पैसा मूव करता ही नहीं, कभी भी नहीं करता। इट इज ऑल अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ आरबीआई। वेन सो एवर दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, फिजिकली पैसा उसी दिन आता है, आपके अकाउंट से जाएगा, आपके अकाउंट में आएगा, बट फिजिकल मूवमेंट बैंक की ब्रांच में नहीं होगा। तो मैंने या मेरे जैसे 50 लोगों ने दिन में बैंक में पैसे जमा किए, आप जैसे 40 लोगों ने बैंक से पैसे निकाले, दिन भर में बैंक के पास 10 करोड़ आए, शाम तक 9.5 करोड़ गए, तो बैंक के पास नेट 50 लाख बचा। शाम को जब ब्रांच बंद होगी, वो अपने वॉल्ट में 50 लाख रुपए प्लस कर देंगे। समझ में? दिन भर बैंक में 5 लाख आया, 5 लाख गया, बैंक के पास नेट गया और आया कितना हो गया, 0। 3:30 बजे कस्टमर कह रहा है मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, तो काउंटर पे पैसे अब कुछ भी नहीं बचे थे। मॉर्निंग 10 o'clock से 2:59 तक जितना आया उतना गया, बराबर हो गया। अब बैंक का मैनेजर कैशियर के साथ स्ट्रांग रूम खोलेगा और वहां से पैसे निकाल के लाएगा देने के लिए। समझ में आ गया? अब लग रहा है कि स्ट्रांग रूम में जो पैसे पड़े थे, कल सवेरे हम बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं चला पाएंगे, शाम को 4 बजे आरबीआई या उसके रिप्रेजेंटेटिव बैंक को एक ईमेल कर दिया जाएगा कि कल 9 9:30 तक हमको इतने पैसे दिलवा दिए जाएं। तो आरबीआई से वैन आएगी और आपको पैसे दे जाएगी। समझे कि नहीं समझे? पक्का? चलिए। सो बैंक्स हैव अ सिस्टम ऑफ क्लियरिंग, ऑल बैंक्स मीट एट वन प्लेस। बकवास, अब ऐसा नहीं होता, ये 25 साल पुरानी बात थी। एंड एक्सचेंज द चेक रिसीव्ड बाय देम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कस्टमर। अब ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर बैंक जाएं बच्चों, तो ऑफिसर्स के बगल में कुछ खास तरह के प्रिंटर्स होते हैं, वो प्रिंटर्स कम स्कैनर्स होते हैं, एक तरफ से डॉक्यूमेंट डालेंगे दूसरी तरफ निकल आएगा, फैक्स मशीन की तरीके। तो उसी में से चेक डाला जाता है, वो कम से कम 20 सेकंड में क्या और कम टाइम पे ही झटपट स्कैन हो जाता है, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे वो अपलोड हो जाता है। और ये सारा सिस्टम एआई के थ्रू आने वाले समय में चलने लग जाएगा। तो शायद हमारे को बैंक एम्प्लॉइज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंक में ये जो कैश डिपॉजिट, विड्रॉल और ये चेक के लेन देन के काम होते हैं ना, आफ्टर 10 ईयर्स ये सब खत्म हो जाएंगे। पूरा बैंक का ब्रांच जो आज 10 लोग को एम्प्लॉय करके 100 करोड़ का बिजनेस करता है, वहां पे शायद 2 ही लोग होंगे। स्पेशल मशीन आपको मिलेंगी, आप अपना चेक एक तरफ से डालेंगे और वो चेक मशीन के अंदर चला जाएगा। व्हाट इट क्लियर? अंदर वो स्कैन हो जाएगा, स्कैनिंग के बाद वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा और 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। डेज वर देयर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11-12, एटीएम से सिर्फ पैसे निकलते थे, बट एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन, एटीएम से पैसे निकलते भी और एटीएम के थ्रू डिपॉजिट भी होते हैं। तो जब हमारी ये एटीएम मशीन और अच्छी हो जाएंगी, तो हमें सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी बस। उसको दरवाजे पे खड़ा कर दीजिए, वहीं लोग पैसा जमा भी कर रहे हैं और वहीं से पैसे निकाल भी रहे हैं। क्या बैंक में टेलर की जरूरत पड़ेगी? जो इंसान पैसे डिपॉजिट और विड्रॉल का काम करता है, टेलर की नौकरी खतरे में है। तो आप में से अगर कोई भी बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर होगा चलन, किसमें? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में म्यूचुअल फंड बेचो, इंश्योरेंस बेचो, वगैरह वगैरह। ये सिंपल जो बैंक का कैश डिपॉजिट और पेमेंट वाली नौकरी है ना, ये 2030 के बाद खत्म है, ऐसी कोई नौकरी रहेगी नहीं। हो सकता है शायद बैंक मैनेजर और गार्ड, बस यही 2 लोग मिलकर पूरा ब्रांच चलाएंगे। मैनेजर चाहिए थोड़ा ऑथराइज वगैरह करने के लिए, और 20 साल बाद एआई बहुत भयंकर स्ट्रांग हो जाएगा, तो शायद मैनेजर की भी जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आया? अरे आपको किसी को पेमेंट करना है,
रिसिप्ट करना है, गूगल पे इज देयर ना, गूगल पे इज देयर, तो क्या बैंक जाने की जरूरत पड़ती है? मेरे को तो ठीक से याद भी नहीं कि मैं बैंक कब गया था, और जाता भी हूं तो चाय पीने के लिए। सर मतलब वो कैंटीन है क्या? हाँ मेरे लिए कैंटीन है। महीने में एक दो बार मैनेजर फोन कर देगा, सर ये स्कीम आई है जरा आ जाइए, अभी चला जाता हूँ, खाली रहता हूँ तो फिर मेरे को वहाँ वो चाय पिलाते हैं, बढ़िया बिस्किट खिलाते हैं महंगा वाला, समझा क्या? और उसके बाद मैं उनकी स्कीम नहीं लेता, मैं उनको कुछ समझा के चलाता हूँ। वो समझाते हैं इंश्योरेंस इज इन्वेस्टमेंट, मैं समझाता हूँ इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ रिस्क कवरेज डिवाइस। कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं है। मैंने कहा फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास अटेंड करिए आप मेरी, मैं साबित कर दूंगा। जब उनको दो चार चीज समझाई, कह रहे चलिए सर फिर कभी आइएगा जब मन हो तो। फिर 2 महीने बाद फोन आता है, फिर मैं चला फिर चाय पीता हूँ। तो मेरे लिए बैंक एक कैंटीन की तरह है बस। चलिए बच्चों, तो बर्ड्स आई व्यू ऑफ अ कमर्शियल बैंक, मैंने तो पूरा चीता व्यू आपको दे दिया है। तो बच्चों आपको ये जो लेफ्ट साइड में मशीन नजर आ रही है, एनी टाइम मनी मत बोलिएगा इसको, इट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर का मतलब टू टेल नहीं होता है, टेलर का मतलब बैंक में होता है जो फिजिकल कैश का लेन देन करता रहता है, उसको टेलर बोलते हैं। ओके, तो जमाना था बैंक में सिर्फ पैसे जमा होते, सॉरी निकलते थे, आजकल पैसे निकलते भी हैं इस मशीन से और जमा भी होते हैं। गॉट इट क्लियर? सर कोई डुप्लीकेट नोट ले आए तो डुप्लीकेट नोट मशीन पहचान लेती है, और अगर आप बोले सर वो हमारे पास है सर एक ऐसा डुप्लीकेट नोट, वो बैंक में जमा होता, मशीन पहचान नहीं पाई, चलिए मैं शाम को पुलिस को फोन कर दूंगा, आपका एड्रेस भी दे दूंगा उनको मैं। देन दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, ये एक प्लास्टिक कार्ड है जो दुनिया में जाना जाता है किस नाम से? प्लास्टिक मनी के नाम से। समझ में आ गया? विदेशों में इट इज सिंस 80s, हमारे देश में 90s के आसपास आया ये। इसमें 4 4 8 4 12 4 16 16 डिजिट का एक नंबर होता है। ये नंबर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। नीचे इसकी वैलिडिटी भी लिखी होती है मंथ्स में। गॉट इट क्लियर? और देयर आफ्टर यहां पे आपका नाम भी लिखा होता है। एट द बैक आपको यहाँ पे 3 डिजिट का एक नंबर आएगा जिसको CVV बोलते हैं। आप वो मेरे को बता सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं किसी को नहीं डिस्क्लोज करूंगा। और ये काले रंग की चिप क्या है? ये होती है बच्चों मैग्नेटिक स्ट्रिप। इसमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर होता है। सर कैसा डेटा? ओरिजिनली जब आपको ये कार्ड मिलता है तो इसमें आपका अकाउंट नंबर स्टोर होता है बच्चों, आपके कुछ पासवर्ड्स वगैरह स्टोर होते हैं और कुछ नहीं होते। फर्स्ट टाइम व्हेन यू पुट इट इनटू द ATM मशीन, इसमें आपका पासवर्ड भी स्टोर हो जाता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इज दैट क्लियर? और उसके बाद आप जितने ट्रांजैक्शंस करेंगे, बैंक अपने रिकॉर्ड्स में तो डिजिटली इसको रख ही रहा है, इस कार्ड में भी ये सब कुछ स्टोर होता जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा सर अगर ये कार्ड खो जाए और हम नया कार्ड लें, नया कार्ड जब लेके आप पहली बार मशीन में लगाएंगे, जितना डेटा इस कार्ड पे था जो खो गया, चोरी हो गया, टूट गया, ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू वो नए कार्ड पे स्टोर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो कार्ड के फिजिकल फीचर्स थे। पार्ट ऑफ द स्टडी है, ये क्या लिखा हुआ है सर? वीजा। इस वीजा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। किसी किसी कार्ड में बच्चों वीजा लिखा होता है, किसी किसी कार्ड में मास्टर कार्ड लिखा होता है, और किसी किसी कार्ड में रुपए लिखा होता है। ये है क्या बेसिकली? मैं पहले आपसे थोड़ा सा जान लूं, फिर मैं ज्ञान दूंगा अपना। एक्चुअली किसी जमाने में एक नया बिजनेस पनपा, और उनको पनपाया इन्हीं ने ही। वीजा एंड मास्टर कार्ड अमेरिकन कंपनीज हैं। इन्होंने बैंक्स के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया कि भाई आपके यहाँ कस्टमर को आना पड़ता है पैसे निकालने के लिए, और फिर वो किसी को पैसे देते हैं और दूसरे लोग आके पैसे जमा करते हैं। इनमें मैन पावर इंस्टॉल होती है। मैन पावर के लिए आपको तनख्वाह देनी पड़ती है लोगों को, आपका खर्चा ज्यादा है। हमारे पास एक टेक्निक है जिससे बैंक का ये छोटा मोटा काम मशीनें कर देंगी। बैंक्स शोड इंटरेस्ट एंड आस्क्ड भाई ये कैसे होगा? कुछ नहीं करना, हम आपके कस्टमर को एक कार्ड देंगे जिसमें एक तरफ आपका लोगो होगा और एक तरफ हमारा लोगो होगा। समझ में आ गया? और आपका कस्टमर इस कार्ड को लेकर शॉपिंग करने जाएगा। शॉपिंग जहां पे करेगा वहां पे एक मशीन रखी होगी, और मशीन को वो स्वाइप करेगा। क्या करेगा बच्चों? स्वाइप करेगा। और मान लीजिए कि आप पैंटालून्स के स्टोर पे जाते हैं, 5,000 रुपए का कपड़ा आपने खरीदा, आपने मशीन को यूज किया, कार्ड को स्वाइप किया, 5,000 रुपए तुरंत आपके बैंक अकाउंट से कट के चले जाएंगे पैंटालून्स के बैंक अकाउंट में। फायदा आपको क्या हुआ?
कि आपको कैश कैरी करने की सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता नहीं है। पैंटालून्स को क्या फायदा हुआ? आप जैसे कस्टमर के जेब में पैसे तो थे नहीं, ठंडन गोपाल, तो आप तो कभी शॉपिंग करते ही ना, क्योंकि आपको एक चूरन मसाला दे दिया गया है जिसके थ्रू आप अग्रेसिवली शॉपिंग कर सकते हैं। तो पैंटालून को बिजनेस मिल गया ऐसे लोगों से जिनकी जेब में पैसे नहीं थे। आपको एडवांटेज मिल गया कि आपको कैश कैरी करने की सेफ्टी सिक्योरिटी की चिंता जरा भी नहीं थी। इतनी बातें सुनाई पड़ी हैं। तो इट इज अ विन विन पोजिशन फॉर बोथ, कस्टमर के लिए भी, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। अगर जेब में ये कार्ड होता ही ना, क्या आप आज पैंटालून से शॉपिंग कर पाते? आप क्या बोलते, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो नहीं खरीद सकता, चलो किसी और दिन देखेंगे। पैंटालून का बिजनेस चौपट हो गया। ये कार्ड जब जेब में आ गया तो आप अपने आप को प्रेजेंटली राजा और आने वाले टाइम में तो भिखारी हो ही जाएंगे। समझ में आ गया? मैं बच्चों मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम सही बात बोल रहा हूं। जमाना वही सही था जब दादाजी और परदादाजी मटके में पैसा जमा करके घर के अंदर रखा करते थे। जितना एडवांसमेंट होता जा रहा है दुनिया में, उतनी बर्बादियां बढ़ती जा रही हैं। आगे सुनिए। अब इन्होंने बोला, बैंक वालों ने, ठीक है चलेगा, बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, अच्छी बात है। वीजा वालों ने पैंटालून्स वालों से बोला, भाई देखिए आपका बिजनेस जो चल रहा है ना, वो हमारी बदौलत चल रहा है, क्योंकि कस्टमर की जेब में कैश नहीं होता, वो तब भी आपकी दुकान पे आके सामान खरीदता है। किसकी वजह से? इस कार्ड की वजह से। तो भाई 3 महीना तो बढ़िया आपको मजा आया होगा बिजनेस करके। अब कल से अगर आपको हमारी मशीन के थ्रू कार्ड स्वाइप करके शॉपिंग करवानी है लोगों को, तो हमें आप देंगे सो कॉल्ड 3% के चार्जेस, 2% के चार्जेस, 1% के चार्जेस हैं। ये क्या है? हम नहीं देंगे चार्जेस, मत दीजिए, कल से मशीन काम करना बंद। कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, भाई कपड़ा खरीदना है, भाई कैश है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। दिन भर में 20 कस्टमर वापस चले गए, क्योंकि उनको एक गंदी आदत डाल दी गई थी कार्ड से शॉपिंग करने की, और उनके पास अब कैश जेब में नहीं था। और अब वो इतना एफर्ट नहीं करेंगे कि बैंक जाएं, कैश निकालें और आपके शोरूम में आए। बट सर जिसको कपड़े खरीदने होंगे वो, उसके पास तो 100 ऑप्शन है ना। कार्ड था तभी तो आपकी दुकान पे आता था, कैश से तो 100 जगह शॉपिंग कर सकता है, वो आपके पास क्यों आएगा? समझ में आ गया? आपको भी समझ में आ गया कि भाई बच्चे मैगी खाने में इंटरेस्टेड हैं, तो एज अ कैंटीन वाला, दो इट इज सुपर बैड फॉर हेल्थ, हम मैगी को बेचेंगे ही बेचेंगे। तो पैंटालून्स वालों ने वापस कांटेक्ट किया, बिजनेसमैन ने वापस कांटेक्ट किया, और इस कंपनी की मशीन यूज करने के लिए चार्जेस देने स्टार्ट कर दिए। तो पैंटालून्स ने पहले तो फ्री में सर्विस दी, और बाद में जब लगा कि प्रॉफिटेबल अफेयर है तो चार्जेस लेने लग गए। समझ में आ गई बात? ये तो था बच्चों एटीएम कार्ड का कमाल। आप मशीन से जाके पैसे भी निकाल सकते हैं, बैंक का फायदा, उनको टेलर को फालतू तनख्वाह नहीं देनी है, और शॉपिंग भी कर सकते हैं। ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर सब कुछ चलता गया, और ऐसे नए जमाने के कार्ड आ गए। सर ये कौन से कार्ड्स हैं? ये ऐसे कार्ड्स थे जिनको यूज करने के लिए आपके बैंक में अगर पैसे नहीं भी है ना, तब भी आप धनाधन स्वाइप करके शॉपिंग कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया था। दिस वॉज द एज ऑफ अनदर फाइनेंशियल बर्बादी। व्हाट चिल्ड्रन? क्रेडिट कार्ड। दोनों में फर्क क्या होता है? एटीएम कार्ड को अगर आपने ध्यान से देखा हो, कभी कभी उसके ऊपर डेबिट भी लिखा होता है। तो ये अकाउंटेंसी के शब्द हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब बेनिफिट और क्रेडिट का मतलब सैक्रिफाइस। तो एटीएम एंड या एटीएम कम डेबिट कार्ड का मतलब आप एटीएम मशीन से पैसे भी निकाल सकते हो और धनाधन स्वाइप करके शॉपिंग भी कर सकते हो। जैसे ही शॉपिंग करोगे आपके अकाउंट से पैसा कट के शॉपकीपर के अकाउंट में चला जाएगा। तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से शॉपिंग आप उतनी कर सकते हैं जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब मैं दे दूंगा पैसे, मैं विजय माल्यानी हूं, मैं चोर नहीं हूं, बट प्रेजेंटली मेरे अकाउंट में पैसे है ही नहीं या बहुत कम है। तो ये वीजा वालों ने सोचा लोगों को और कैसे अट्रैक्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए। उन्होंने क्या देना स्टार्ट कर दिया? क्रेडिट कार्ड। एक तरफ बैंक का लोगो और एक तरफ वीजा या मास्टर कार्ड। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी मैं इस पे नहीं आऊंगा। अब उन्होंने मेरे को एक कार्ड दे दिया, मेरे बैंक में 2,000 रुपए है और सैलरी आने वाली है 4 दिन के बाद, बट मेरे को आज 10,000 रुपए की शॉपिंग पैंटालून्स में करनी है, क्योंकि रिलेटिव की शादी है 2 दिन के बाद और मेरे पास नए कपड़े नहीं है। तो आई विल गो टू द पैंटालून्स स्टोर। झट से स्वाइप किया अपना कार्ड,
10,000 रुपए की शॉपिंग कर ली मैंने से एक पर्टिकुलर डे पे, और मेरे को पेमेंट करना है आफ्टर चिल्ड्रन 1 मंथ। तो 1 महीने तक हमें पेमेंट नहीं करना, और जब तक पेमेंट करने की डेट आएगी, टिल देन आई विल बी हैविंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इन माय बैंक अकाउंट, माय सैलरी वुड कम, और मैं पेमेंट कर दूंगा। तो ये ऐसे बेकारी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी औकात तो नहीं होती पैसा खर्च करने की, बट औकात बना दी गई। किसने बनाई? एंड मास्टर कार्ड। अब बच्चों, उधार में लोग सामान खरीद रहे हैं, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, क्या जरूरी है सब लोग 1 महीने बाद बैंक का पेमेंट कर दें? नो, कुछ लोग भाग जाएंगे। तो आपने जब आज स्वाइप किया अपना क्रेडिट कार्ड, पैंटालून्स पे 10,000 रुपए का सामान खरीदा, कल सवेरे पैंटालून्स वालों के अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा? 9,500। सर सामान बेचा 10,000 का और पैसा आया 9,500 का। वीजा वालों ने बोला हमारी बदौलत बिजनेस मिल रहा है, तो हम 10,000 रुपए बैंक को बोल के तुम्हें दिलवा देंगे, बट आफ्टर डिडक्टिंग 500। हाउ मच? वीजा का अगर ये तो नुकसान हो रहा है, ठीक है जाओ मत लो, कल से कस्टमर भी तो नहीं आएगा आपकी दुकान पे। तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं चिल्ड्रेन, वो सामान का प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके कुछ चार्जेस कटते हैं। क्यों चार्जेस कटते हैं? क्योंकि वीजा और एसबीआई ये मान के चलते हैं कि अगर 100 लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे तो 4 लोग तो भाग जाएंगे, वो पैसा देंगे ही नहीं। आई रिपीट चिल्ड्रन, वो पैसा देंगे ही नहीं। और जब वो पैसा नहीं देंगे, तो बैंक ने तो अपनी जेब से पैंटालून्स को पेमेंट कर दिया, बट क्या 1 महीने बाद सारे कस्टमर से पैसा मिलेगा? नो, 3-4% से पैसा नहीं मिलेगा, बैड डेट्स हो जाएगा वो पैसा इसी चार्ज में। और आपसे जो क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस ली जाती है, वो उसी में से अपना ये रिस्क कवर करेंगे। तो वीजा एक तरह की रेप्यूटेशन है, एक तरह की गुडविल है, जो शॉपकीपर को एक कॉन्फिडेंस देता है कि मेरे को कल सवेरे 3%, 4%, 5%, 2%, 1% पैसा कट के गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, हाउ वीजा अर्न्स मनी चिल्ड्रन। आपसे क्रेडिट कार्ड की फीस लेते हैं, और जिस बायर सेलर के यहां आप सामान खरीदोगे उसके कुछ पैसे काट लेंगे ये लोग। खोपड़े में बात गई। बट मेनी अ टाइम्स अगर आप बैंक के बड़े कस्टमर हैं तो ये आपसे कोई फीस भी नहीं लेते, ये फीस भी नहीं लेते, ये सिर्फ सामने वाले का पैसा काट लेते हैं। गॉट इट? और उसी कटिंग किए हुए पैसे में से इनका पूरा बिजनेस चल जाता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? पक्का समझ में आया क्रेडिट कार्ड कैसे फंक्शन करता है? बट अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े, आपका 1,000 करोड़ का टर्नओवर डेली का है, 1,000 करोड़ का टर्नओवर डेली का, तो एसबीआई कहेगा हम फीस भी नहीं काटेंगे। सर फिर फायदा क्या उनको? 1,000 करोड़ रुपए आपके बैंक में आएगा ना, 1,000 करोड़ बैंक में आएगा। तो पैंटालून्स वालों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में विले पार्ले ब्रांच में अपना अकाउंट खोल लिया, डेली 1,000 करोड़ रुपए वहां आ रहा है, और पैंटालून्स इस पैसे को इस्तेमाल थोड़ा करता है। 1,000 करोड़ में से 500-600 करोड़ तो एट ऑल टाइम पड़ा ही रहता है वहां पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहेगा हम आपके चार्जेस भी नहीं काटेंगे, कस्टमर 2,000 का सामान खरीदेगा, हम उसके अकाउंट से 2,000 लेके आपको पूरा 2,000 दे देंगे। तो अब एसबीआई को क्या फायदा? वो जो पैसा पड़ा है एसबीआई उसको लेंड करेगा, कार लोन, हाउस लोन, उनसे उतना कमा लेंगे कि आपसे चार्जेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी फैसिलिटीज भी बैंक देता है। इसको एमडीआर चार्ज बोलते हैं। व्हाट? एमडीआर, मंथली डिपॉजिट रेट होता है ये। व्हाट इट? तो कहीं पे 0.1% है, ये 5% तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, आजकल ये इतना नहीं होता है, 1-1.5-2% पे चलता है पूरा काम। वो इतना ज्यादा हो जाता है पैसा क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज बहुत हो गई। किसी जमाने में 5% वीजा काटता था, जिसमें से 3% पैसा वो खुद रखते थे और 2% बैंक को देते थे। तो आपको लगता है कि बैंक क्रेडिट कार्ड फ्री में दे रहा है, उनका क्या फायदा? वो जहां पे आप शॉपिंग करते हैं ना, उनका पैसा काट लेते हैं। इसीलिए तो बैंक वाले बोलते हैं, एसबीआई वाले, क्रेडिट कार्ड लीजिए, हर महीने 2 मूवी टिकट फ्री में मिलेगी। मूवी टिकट फ्री है, पॉपकॉर्न की बाल्टी का तो पैसा आपको देना पड़ेगा। वो जो 1,100 रुपए का पॉपकॉर्न आप खरीदेंगे ना, उसमें से 200 रुपए पीवीआर वाले एसबीआई को भेज देंगे। बट आपको खरीदना क्रेडिट कार्ड से ही पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा किसने बाइंग की है, नहीं तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड नहीं होगी। इतनी बातें बच्चों सबको समझ में आ गई? इसके ऊपर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क। तो बच्चों, मैंने एक दुकान खोली बर्गर बेचने की, और आप एक इंडियन कस्टमर है जो बर्गर खाते हैं, बट आपके हर बर्गर में 5-5 रुपए मेरे को यूएस भेजना पड़ता है। तो बर्गर बेचने वाला हिंदुस्तानी, खाने वाला हिंदुस्तानी, कमा कौन रहा है? विदेशी।
Is it a good so-called sign of country's growth? No, but it is a good sign of country's downfall. समझ में आ गया? तो भाई धंधा हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, खरीदने वाला हिंदुस्तानी, बेचने वाला हिंदुस्तानी, कौन बंदर पैसा कमा गया? अमेरिकन बंदर। ये बात नोटिस की मोदी जी ने और सोचा अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे। मतलब कुछ लोग इंडिया में वीजा या मास्टर कार्ड के ऑफिस में काम करते थे, उनको अपनी नौकरी दो, सिस्टम समझो काम हो कैसे रहा है। जब तक केएफसी इंडिया में नहीं था, वैसा चिकन पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलता था जिसके ऊपर वो कुतरा हुआ कॉर्नफ्लेक्स लगाते हैं। केएफसी आया, लोगों ने आइडिया कॉपी किया। मैकडोनल्ड आया, आइडिया कॉपी किया। मैकिन की टिक्की लगानी है, कैसे लगाना है। तो अब मैकडोनल्ड जैसा बर्गर 10 आउटलेट्स पे और भी आपको मिल जाता है। क्लियर? तो हमारे मोदी जी ने एक संस्था खोली हिंदुस्तान में जिसका नाम रखा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बिल गेट्स का है, अमेरिकन कंपनी है। कल को हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बना लेंगे तो क्या हमें उनको लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे? अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते बच्चों लैपटॉप के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है। क्यों? 65% इंपोर्ट हमारा कंप्यूटर एंड आईटी प्रोडक्ट्स का चाइना से होता है। कितना पैसा बाहर जाता है। जब चिप मेकिंग इंडिया में ही स्टार्ट हो गई तो भाई हर चीज अब इंडिया में लैपटॉप के लिए अवेलेबल होगी। भाई सारा सिस्टम तो चिप पे ही चल रहा है ना, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो, चाहे रैम की चिप हो, कुछ भी हो। जब चिप मेकिंग की फैक्ट्री यहां पे लग गई, जब लोहा यहां सो कॉल्ड प्रोसेस होने लग गया, तो भाई कार बनाने का काम भी हिंदुस्तान में चालू किया जाए। पीपल अंडरस्टूड और नॉट? पीपल अंडरस्टूड। तो जब आपको मैदे से ब्रेड बनानी आ गई, अब आपको बाजार से ब्रेड खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने ही पिज्जा बेस बना लेंगे आप। तो जब चिप मेकिंग इंडिया में स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट ने इसको एनालाइज किया, स्टैटिस्टिकल डेटा देखा कि कितना पैसा इंडिया का चाइना और जापान इस तरह से जा रहा है। तो चिप मेकिंग है स्टार्टेड इन इंडिया। लैपटॉप के इंपोर्ट पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब यहीं पे लैपटॉप बनेगा, लोग यहीं पे खरीदेंगे, यहीं पे कमाएंगे। तो हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन खुल गया बच्चों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और वो सारा काम करने लग गया जो वीजा और मास्टर कार्ड करते थे, बट एक स्टेप आगे चले गए। कैसे? वीजा और मास्टर कार्ड में तो ये 3x2 इंच का प्लास्टिक का एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। एनपीसीआई बोला हम 2 कदम और आगे निकल गए और हमने क्या बना दिया? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या बना दिया? क्विक रिस्पॉन्स कोड। आपको ये प्लास्टिक के कार्ड की भी कोई जरूरत नहीं है। आई रिपीट, प्लास्टिक के कार्ड की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोबाइल में स्कैनर होना चाहिए, क्यूआर कोड होना चाहिए, पैसे का लेन देन भी हो जाएगा। स्कैनर होगा आप पे कर सकते हैं, क्यूआर कोड होगा आप किसी से पैसा ले भी सकते हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सोचा ये काम तो ये लोग कर ही रहे हैं, हम भी सेम काम करेंगे तो हमको एक्सेप्ट कौन करेगा? एक कदम आगे चलो। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो इन्होंने भी अपना एक कार्ड बना दिया जिसका नाम क्या रखा? रुपे कार्ड। क्यों एसबीआई रुपे कार्ड अपने कस्टमर को देगा जब ऑलरेडी वीजा और मास्टर कार्ड चल रहे हैं उनके पास? वीजा वाले 500 रुपए कस्टमर से फीस लेते हैं। एनपीसीआई ने बोला फ्री है, कोई फीस नहीं है। अब आप और मैं गए बैंक, मैनेजर ने बोला वीजा कार्ड अगर लेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी, साल की फीस 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी 590। ये कितने का पड़ेगा? फ्री, कोई पैसा नहीं है। तो वी वुड लाइक टू सेव 590 और नॉट? वी स्टार्टेड टेकिंग व्हाट चिल्ड्रन? रुपए। बट जिस दुकान पे जाते हैं दे एक्सेप्ट ओनली वीजा एंड मास्टर। एनपीसीआई बोला अच्छा, इस बात पर ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। एनपीसीआई वाले पैंटालून चले गए, एनपीसीआई वाले XYZ स्टोर चले गए, एनपीसीआई वाले बिग बाजार चले गए, एनपीसीआई वाले रिलायंस चले गए। इन्होंने बोला कि भाई आपका कस्टमर जब वीजा कार्ड से शॉपिंग करता है आप कितना पैसा काटते हो? उन्होंने बोला 2% कट के हमको पैसा मिलता है, हम कुछ नहीं काटेंगे। तो शॉपकीपर रुपे कार्ड से शॉपिंग करवाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा या वीजा से? रुपे। क्यों रुपे? कि शॉपकीपर को पता है 10,000 का सामान बेचूंगा पूरा 10,000 आएगा। वीजा पे कितना आता था? 9,500, 9,800। तो एक तरफ शॉपकीपर को सेट कर लिया, एक तरफ कस्टमर को। चलता रहा 6-8 महीने, साल 2 साल ये काम। अब रुपए की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई मार्केट में, इन्होंने चार्जेस इंपोज कर दिए। 100 रुपए प्लस जीएसटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे तो 500 लग रहा था ना, और यहां कितना लग रहा है? 118। शॉपकीपर्स के लिए अभी भी फ्री है, उनके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और 1 साल बाद
शॉपकीपर्स को बोला गया अब देखिए भाई थोड़ा बेटर सर्विस आपको दी जा रही है, क्यूआर कोड का भी सिस्टम आपको दे देंगे, ऑनलाइन भी दे देंगे, इंस्टेंट होगा, और बेनिफिट्स देंगे, कार्ड के साथ कस्टमर को कूपन भी देंगे, आप ही की दुकान का कूपन देंगे ताकि वो आप ही के पास आए। तो कस्टमर को चीट नहीं कर रहे हम। वीजा 500 रुपए प्लस जीएसटी ले रहा है, हम कितना लेंगे 118 एक साल के बाद, और 118 रुपए में हम आपको 1000 के पैंटालून्स के कूपन फ्री में दे देंगे। आपको क्या लग रहा है, अरे बढ़िया, फीस तो 118 है, पैंटालून का 1000 का कूपन मिल रहा है तो हमें तो फायदा ही है। पैंटालून वालों को बोला देखिए भाई आपके कूपन दे रहे हैं ना, कस्टमर आप ही से खरीदेगा और किसी से, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, बट इसके लिए चार्जेस लगेंगे। अब कितने, 0.2। पैंटालून कहेगा अरे ठीक है कोई बात नहीं, ये तो 2% काटते थे और ये कितना काट रहे हैं, सिर्फ 0.2 प्लस कूपन से आदमी बिजनेस भी तो करेगा। जो आज तक 2 शर्ट खरीदता था हो सकता है वो 3 खरीद ले। अग्रेसिव बाइंग हो गई, बर्बादी का कारण यहीं से चालू होता है। अब अग्रेसिव बाइंग हो गई, हमें जरूरत नहीं है हम तब भी खरीदते हैं। नहीं समझ में आई बात? तो जब जेब से कैश निकलता है ना वो दुख अलग होता है, जब गूगल पे करते हैं तो दुख होता ही नहीं है आपको, वो एक साइकोलॉजी नहीं बन पाती है। समझ में आ गया? गोल्ड प्लेटेड स्टील का इयरिंग अगर गिर जाए कोई कष्ट नहीं है, ओरिजिनल गोल्ड का गिर जाए तो कष्ट है, बिकॉज गोल्ड हैज इमेंस वैल्यू, प्राइस में भी और साइकोलॉजी में भी। कोई बात नहीं, 0.2 भी कट रहा है तो ठीक है। हुआ क्या बच्चों, पिछले 4-5 साल में मैक्सिमम कस्टमर्स ने इंडिया में वीजा और मास्टर कार्ड को सरेंडर कर दिया। शॉपकीपर्स ने भी इनको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। वीजा वालों ने पिछले साल 2022 में, सही बात बता रहा हूं एकदम आपको मैं, मोदी जी के ऊपर यूएस में केस कर दिया कि इंडिया में इन्होंने अपने बच्चों की दुकान को ज्यादा बेनिफिट दिया और मौसा जी की दुकान को बंद करवाने पे लगे हुए हैं। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इन्होंने यूएस में, इंडिया का कंपटीशन एक्ट है, यूएस कोर्ट में केस कर दिया कि मोदी जी के ऊपर यूएस में भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। जो बिडेन की हालत खराब है, अगर इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ये वैसे ही सेटिंग कराए उन लोगों से, वो जो प्रेशर कुकर का पाइप पहनते हैं ना, अरे दुबई के शेख, उनसे और रशियन से सेटिंग कराए जाके कि भाई तेल आप ही से खरीदेंगे। अब जो बिडेन साहब सोच रहे हैं मैं अपनी कंपनी की बात करूं कि अपनी कुर्सी बचाऊं, तो वीजा से कह रहे हैं ठीक है बेटा केस वेस कर दो, होना वाना कुछ नहीं है, टेंशन ना लो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सनी देओल की तरह कोर्ट में लगती रहेगी। हम मोदी जी से पंगा नहीं ले सकते। 141 करोड़ की आबादी है, हमारा वेपन वो खरीदते हैं कितना ढेर सारा। अब तुम्हारे 2 कौड़ी के कार्ड के लिए हम उनसे वेपन का 1000 करोड़ का यूएस गवर्नमेंट का जो बिजनेस है हर महीने का, हम उसमें तो नेगोशिएट नहीं करेंगे ना। गॉट इट क्लियर? तो पहले यूएस की दादागिरी बहुत थी इंडिया में, हर कंट्री में थी, क्योंकि वो घूस घूस दे के सोनिया गांधी जी को सेट किए रहते थे, राहुल बाबा को। मोदी के ना भैया ना, मैं गुजराती आदमी, मेरे दिमाग में धंधे के अलावा कुछ नहीं आता है, मेरा देश बढ़ना चाहिए, मेरा देश बढ़ना चाहिए, देश बढ़ेगा तो मेरी कुर्सी बरकरार रहेगी रहेगी। लॉजिक समझ में आएगी नहीं आया? मैं आपका भला करूंगा, आप अपने आप मेरा भला करेंगे, मेरे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो रशियन से कांटेक्ट कर लिया, यार वो तुम्हारा तेल जो है ना वो हम खरीद लेंगे। उधर गल्फ वालों से, सऊदी अरेबिया से सेटिंग कर ली कि भाई देखो हमारा देश बहुत पनप रहा है, तुम्हारे यहाँ एमबीए करने में 1.5 करोड़ रुपए लगता है, कितना, हमारे यहाँ आईआईएम में बच्चों 35 लाख में पढ़वा देंगे। तो दुबई के शेख क्या बोल रहे हैं, मेरे दुनिया के लोग, देश के लोग, सॉरी दुनिया नहीं, मेरे देश के लोग अगर दुबई में नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन दुबई में बहुत ज्यादा है, तो चलो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं। दुबई से हर साल 2000 बच्चे इंडिया जाएंगे कॉलेजेस में पढ़ने। दुबई में क्यों नहीं पढ़ पाते, बिकॉज कॉस्ट इज वेरी हाई, वहां टीचर्स ही नहीं मिलते हैं। वहां का टीचर सैलरी मांगता है इंडियन करेंसी में 1 करोड़, यहाँ का टीचर 25 लाख में नौकरी कर लेगा। तो दुबई से काफी बच्चे इंडिया पढ़ने आ रहे हैं, क्राइस्ट कॉलेज जा रहे हैं, आईएम जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन 2000 बच्चों के स्टूडेंट प्रोग्राम में हमने फीस को डिस्काउंट कर दिया, बदले में यूएई गवर्नमेंट के साथ मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमारा जो गांधी जी वाला नोट है ना वो तुम्हारे देश में चलना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मान गए। उनको क्या फायदा है, हमारे बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे तो देश में नया आइडिया लाएंगे, आइडिया लाएंगे तो बिजनेस सेटअप करेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, और दुबई दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब कल को बन सकता है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? यूएई में सीए करने में 20 लाख लगेगा, इंडिया में 3 लाख लगेगा। गॉट इट क्लियर? तो दुबई के सो कॉल्ड यूएई के गवर्नमेंट ने इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि इंडिया के सीए स्टूडेंट्स को दुबई में वैलिड माना जाएगा।
दुबई के कुछ फैशन हाउसेज हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे बढ़िया डिजाइनिंग सीखें, बट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई। चलो इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से कोलैबोरेट कर लेते हैं कि वहां पे 10 लाख 20 लाख रुपए फीस देकर पढ़ के वापस दुबई आओ, बढ़िया स्केचिंग करो, डिजाइन बनाओ, क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो जो कपड़ा इटली से यूएस जाता है वो दुबई में मैन्युफैक्चर होकर और यूएस जाएगा। तो बिजनेस किसको मिलेगा, इटली को कि दुबई को? दुबई को। और ये सारी सेटिंग मोदी जी ने बैठाई हुई थी, समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली इंडिया इज फेवरिंग दुबई, यूएई, रशिया, दे शुड फेवर अस। तो आज अगर आप फ्लाइट से यूएई जाते हैं, चल रहे हैं, तो आपको डॉलर ले जाने की जरूरत नहीं है, आपका 500 वाला नोट वहां काम करेगा। तो इंडिया को क्या फायदा है, जो डॉलर को एक्सचेंज करने में एक्सचेंज रेट बढ़ता है ना, पड़ेंगे आने वाले टाइम में, डिमांड सप्लाई की वजह से वो नुकसान बच जाएगा। यूएस हमें क्रूड ऑयल सप्लाई करता है 20 रुपए लीटर, रशिया 12 रुपए लीटर में देने में तैयार है। तो इंडियन ऑयल का प्रॉफिट कब होगा, जब 20 रुपए लीटर कच्चा तेल यूएस से खरीदे या 12 रुपए लीटर रशिया से खरीदे। 12 रुपए लीटर में रशिया से खरीद लिया। रशिया को क्या फायदा होगा, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी ना, चली रही है बेसिकली। तो रशिया में मॉनेटरी सर्विसेज कौन देता था, वीजा और मास्टर कार्ड। यूक्रेन दोस्त था यूएस का, यूएस वालों ने वीजा और मास्टर कार्ड को बोला रशिया में अपनी सर्विस बंद कर दो। मोदी जी बोले कोई टेंशन नहीं, मैं देता हूं ना सर्विस, क्या परेशान हो रहे हो। व्हाट इट क्लियर, तो वहां रुपए भी चलने लग गया। अब रशियंस को वीजा और मास्टर कार्ड के ऊपर डिपेंड नहीं होना, समझे? अमेरिका हमसे पंगा ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, उसको लग रहा है ये अमेरिका और चाइना अगल बगल है, अगर ये दो दोस्त बन गए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी, क्या पूरे मिल्की वे की सबसे बड़ी पावर बन जाएंगे। तो भाई उनको तो चाइना से भी अपनी दुश्मनी निकालनी है, तो इंडिया से दोस्ती रखना मजबूरी है उनकी। व्हाट इट क्लियर, इंडिया से सेटिंग की हुई है, आपके पास 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 15 पे हमको काम करने दीजिए। तो जब यूएस इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे काम कर रहा है, तो चाइना की हिम्मत यूएस को कुछ बोलने की नहीं है, क्योंकि उनको पता है इंडिया से एक मिसाइल मारी चाइना में गिराएगी आके। वैसे ही बेचारे अपने वो वायरस से परेशान है, इकलौती ऐसी चीज जो इतने साल तक चल रही है चाइना की, नहीं तो उनका सामान तो चले तो चांद तक वरना शाम तक। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, समझ में गया? तो जो मोदी जी हर दूसरे दिन तीसरे दिन घूमने जाते हैं ना, मेरे को भी कहते हैं आप भी चलिए, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। क्या अच्छा संडे संडे खाली होते हैं, चलिए, संडे को तो और बिजी रहते हैं, संडे को तो वो ज्ञान देना जो कभी मिल ही नहीं पाएगा किसी को। तो ये जो दाएं बाएं घूमते हैं ना, ये आवारागर्दी नहीं करते, लोफर टाइप के नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। व्हाट इट क्लियर? तो 2023 अप्रैल ऑनवर्ड चिल्ड्रन, सऊदी अरेबिया में रूपी वैसे ही चलता है जैसे आपके मोहल्ले में चलता है। तो जब इन कंट्रीज से हमारी जान पहचान अच्छी हो जाएगी, क्या वीजा और मास्टर कार्ड को प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा? नो। पूरा प्रॉफिट कहां कमाया जाएगा, रुपए। एक जमाना था, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं, लास्ट ईयर तक की बात कर रहा हूं, अगर आपको यूएस जाना है बच्चों और वीजा के लिए अप्लाई करना है, वीजा ये वाला वीजा नहीं, पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है एंट्री इनटू द कंट्री, पेमेंट ऑफ मनी सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड के थ्रू होता था, दूसरे कार्ड्स के थ्रू पेमेंट ही नहीं होता था। नाउ द अमेरिकन एम्बेसी हैज स्टार्टेड और विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग रुपे कार्ड, क्योंकि उनको पता है वी आर अ डाइंग इकोनॉमी, वी आर अ डाइंग इकोनॉमी। गए वो दिन जब लोग हार्वर्ड में और कैम्ब्रिज में या केलॉग या वॉटन यूएस और यूके के एमबीए स्कूल में पढ़ना चाहते थे, नाउ पीपल आर कमिंग टू स्टडी इन इंडिया, आईएम में वो पढ़ना चाह रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स उनसे बेटर हैं। क्यों बेटर हैं? क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत है, तो हमारे सेलर भी ढेर सारे हैं और बाहर भी ढेर सारे हैं। समझ में आ गई? पक्का? बट ये हमारे बच्चे थोड़ा पबजी और सब्जी पे ध्यान कम दें तो देश की तरक्की बहुत ज्यादा हो जाएगी। लॉजिक अंडरस्टूड चलन? लॉजिक अंडरस्टूड। तो रुपए भी वही काम करता है जो कौन करता था, वीजा और मास्टर कार्ड। फर्क सिर्फ इतना है, वीजा जो मेरे और आपके पापा से फीस लेता था वो यूएस जाती थी, यूएस सो कॉल्ड पैसा कमाता था उससे, बट अब कौन पैसा कमाएगा, हम ही पैसा कमाएंगे। वीजा की दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आज भी ये अपने आप को क्यूआर या यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो होता है उस पे ला नहीं पाए। हमारा एनपीसीआई इसीलिए आगे निकल गया, उन्होंने कार्ड के साथ साथ इनके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को तो बनाया, वन स्टेप आगे चले गए, क्यूआर भी आ गया, यूपीआई भी आ गया, जो आज भी वीजा और मास्टर कार्ड में अवेलेबल नहीं है। समझ में आया? तो अभी रशिया को प्रॉब्लम आ गई थी नेविगेशन सिस्टम की, बेचारे मिसाइल लॉन्च करने के लिए गूगल मैप को यूज कर रहे थे, ये तो अच्छा लोकेशन इंडिया नहीं पड़ गई, नहीं तो हमारे ऊपर ही मिसाइल गिर जाती। ओके, तो अब यूएस को ये बात समझ में आ गई, वी डू नॉट हैव एनी मोर दादागिरी, और कोविड के बाद तो समझ में आ गया सबसे बड़ी सुपर पावर इंडिया है।
सड़े तेल के मुन्ना हलवाई के छोले भटूरे कितनों को बचा ले गए। सबसे ज्यादा डेथ प्रोपोर्शनेटली उन्हीं कंट्रीज में हुई जिनको आप बहुत डेवलप्ड बोलते थे। तो दूध का दूध, पानी का पानी, मिल्क मिल्क, वाटर वाटर हो गया। समझ गए बच्चों एनपीसीआई की कहानी? पक्का? चलिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए बच्चों, चल प्रोसीड फर्दर। तो ये कार्ड वार्ड सबको समझ में आ गया बच्चों? तो आज जब आप बैंक जाएंगे पापा के साथ और मैनेजर अंकल को कोई घूस वूस अगर दी हुई है वीजा और मास्टर कार्ड वालों ने, आपको पता लग जाएगा। कैसे? वो यही बोलेंगे, अरे गुप्ता जी, अरे शर्मा जी, वीजा कार्ड लीजिए, क्या रुपए के चक्कर में पड़े हुए हैं। नो नो नो, आपको कौन सा कार्ड लेना है चिल्ड्रन? रुपए। मेरे पास तो अभी एक बैंक वाले आए थे और बोल रहे थे अकाउंट खुलवा लीजिए। मैंने पहले बताओ कार्ड कौन सा देते हो तुम लोग? क्या सर वीजा मास्टर कार्ड जो मांगेंगे मिलेगा सर। मैंने कहा रुपए चाहिए। सर ये तो नहीं है। मैंने कहा अकाउंट ही नहीं खोलना मेरे को। वाई आई शुड मेक फॉरनर्स डेवलप इन माई कंट्री। चले बच्चों आगे। चाइना में यही चीज है बच्चों, उनके पास भी यूट्यूब है अपना, यूएस वाला नहीं है। उनके पास भी सर्च इंजन है गूगल टाइप, यूएस वाला नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? और वो भी आईफोन खरीदते हैं कौन से वाले? जो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो प्रिकॉशंस क्या है एटीएम कार्ड के मैं आपको बता देता हूं। जो इसका सीवीवी नंबर होता है, मैं मजाक कर रहा था, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इट क्लियर? और कहीं पे भी इन नंबर्स को स्टोर करके रखने की जरूरत, सर याद कैसे रखेंगे? हमें सर एक डेफिनेशन नहीं याद हो पाती है। इतना बड़ा नहीं होता है नंबर कि आपको याद करने की कोशिश हो। और प्लस एटीएम कार्ड एज ऑफ टुडे कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। वो सिर्फ एक कनेक्टिंग लिंक है मोबाइल ऐप में एक्टिवेट करने के लिए। देयर आफ्टर एवरीबडी यूजेस क्यूआर कोड एंड यूपीआई। इसमें गलत लेन देन हो ही नहीं सकता। और कभी कभी आपको कॉल आएगा, हेलो ये बोल रहे हैं, हाँ, वो आपका जो फोन नंबर है ना, वो किसी दूसरे के आधार कार्ड से गलती से लिंक हो गया है, तो जरा ओटीपी आया होगा, इनको यहाँ पे आधार वेरीफाई करना तो बता दीजिए। वो ओटीपी आधार वेरीफाई करने का नहीं होता है, वो ओटीपी आपके बैंक अकाउंट में फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट करने का होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का? तो मेरे पास मैसेज ऐसे आते रहते हैं, फोन भी आता रहता है, सर वो आपका ओटीपी यहाँ पे, ये एसबीआई में आई, इनको अकाउंट खुलवाना है, तो गलती से हमारे एम्प्लॉय ने आपका अकाउंट का आधार इनमें अटैच कर दिया, तो जरा बता दीजिए। मेरा अकाउंट एसबीआई में यही नहीं है। कहाँ है? मेरे स्विस बैंक में है। वो समझ जाता है, चतुर खिलाड़ी, फोन काट देता है। चलिए, कार्ड स्टेटमेंट कैसे पढ़नी है? टोटल टाइम पास होता है यहाँ पे। आपका कार्ड डिटेल, एड्रेस फेड्रेस सब होता है। उसके बाद ये लिख के आता है कि आ गए हमारे आदित्य कुलकर्णी जी। कुलकर्णी है कुलकर्मी है? कुलकर्णी है। गॉट इट क्लियर? आपकी लिमिट है 42,000 रुपए। इतनी लिमिट बाकी है, इतना कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक अ बैंक स्टेटमेंट ओनली। कितने ट्रांजैक्शन आपने कहां पे किए बच्चों, ये सारा यहां पे नोटेड रहता है। समझ में आ गई बात? तो आपने 3 स्टार फ्यूल स्टेशन गए, पेरिस गए, रेनबो रिसीव्ड एंड ऑल दैट, तो ये डेटा आपको इसमें मिल जाएगा। खैर ये स्टेटमेंट तो एकदम अंग्रेजी का होता है, इसलिए कोई खास चीज है नहीं इसके अंदर। बट चिल्ड्रन, अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। क्यों सर? क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आपको पता ही नहीं लगता कि आपका बिल कब ड्यू होगा, क्योंकि ज्यादा ध्यान लोग देते नहीं है। और बैंक्स हर महीने लगभग 2.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो एनुअली कितना हो गया? 30%। इसीलिए आपने देखा होगा कि बैंक्स क्यों इतना अग्रेसिवली आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड 100 लोग अगर लेंगे तो इस्तेमाल करने की अकल 5 लोग होती है बस, जो ट्रैक करते हैं कब मेरा बिल ड्यू है, टाइम पे कर दो वगैरह वगैरह। मैक्सिमम लोग के जेब में क्रेडिट कार्ड क्या आ जाता है, अपने आप को राजा समझ रहे हैं, मारो दाएं दाएं स्वाइप करो, फिर बाएं बाएं से लोग भागते फिरते हैं। तो भाई वो कहावत है बड़े बूढ़ों की, जितनी चादर हो पैर उतना ही फैलाएं। अगर पैर बाहर निकल गया तो सर मच्छर काट लेगा। गॉट इट क्लियर? नहीं, चादर नहीं फटेगी, पैर बाहर निकल जाएगा। मतलब हैसियत अनुसार ही खर्च करें। बोलते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार, खर्चा औकात अनुसार। समझ में आया? ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड है धनाधन शॉपिंग मारे जाओ। इट इज जस्ट अ वेस्टफुल एफर्ट। तो सर जो लोग लेते हैं, 99% लोग इंडिया में क्रेडिट कार्ड सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं, जैसे एप्पल का आईफोन। चिल्ड्रन समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा बेटर है, थोड़ी आवाज की क्लैरिटी बेटर है मान लीजिए, थोड़ा लाउडनेस है, बट 90% केसेस में ये शो ऑफ सिंबल की तरह ही काम करता है। वैसे ही हमारे देश में क्रेडिट कार्ड है, 1% लोगों को बस अकल होती है उसे इस्तेमाल करने की। सर कैसे?
वो 1% लोग क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंपनीज डिस्काउंट देती हैं इसके इस्तेमाल पे। क्यों डिस्काउंट देती हैं? कि आप पैसा कैश में एक पर्टिकुलर पर्सन को ना दे। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो आप शॉपिंग बैंक टू बैंक कर रहे हैं, पैसा बैंक से बाहर निकल के सो कॉल्ड आउट ऑफ द सिस्टम नहीं आ रहा। आउट ऑफ द सिस्टम अगर पैसा आ गया तो दो प्रॉब्लम्स है। पहली, एक तो ब्लैक मनी जनरेट होता है, आपने बैंक से 10,000 निकाले और जाके किसी शॉप से सामान खरीद लिया, हो सकता है वो शॉपकीपर उसको अपनी सेल दिखाई ना, हो सकता है वो शॉपकीपर आपको तो बिल दे दे जीएसटी वाला, बट वो फेक बिल था, रियलिटी में वो जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे ही ना, तो ये पैसा सिस्टम के बाहर आ जाता है। क्रेडिट कार्ड से जब आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो पैसा बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर होता है, कोई ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं होता। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है इन सब चीजों को कि ब्लैक मनी कम क्रिएट हो, तो वो बैंक्स को बोलते हैं कि भाई लोगों को क्रेडिट कार्ड दीजिए ताकि लोग बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें। शॉपकीपर्स को बोलते हैं कि आप डिस्काउंट दीजिए लोगों को। शॉपकीपर कहेगा मेरा नुकसान है, हम उतना पैसा टैक्स में आपका एडजस्ट कर देंगे, परेशान मत होइए। बट ब्लैक मनी जनरेट होगा तो उससे वोट खरीदने के लिए पैसे का लेन देन होगा, तुम्हारी कुर्सी बची रहेगी। और कौन गवर्नमेंट को अपनी जेब से डिस्काउंट देना है? जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसी में से तो सब्सिडी देनी है। लॉजिक समझ में आया? तो व्हेन यू गो टू अ शॉप, यू बाय अ टेलीविजन, हु सेज सर 5% डिस्काउंट देंगे अगर क्रेडिट कार्ड से आप टीवी खरीदते हैं, कैश खरीदेंगे तो 50,000 का टीवी 50,000 मिलेगा। अब ये डिस्काउंट शॉपकीपर अपनी जेब से नहीं दे रहा, कंपनी उसको डिस्काउंट देती है। कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर देती है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलिए, ये तो 100 रुपए का नोट है। ये काउंटर्स किसी रेस्टोरेंट के नहीं है। आजकल तो बैंक का काउंटर और पीवीआर के काउंटर में फर्क ही नहीं लगता, एकदम सेम लगता है देखने में। तो ये काउंटर्स किस चीज के, सबको पता चला? बैंक काउंटर्स आर देयर, यू कैन डिपॉजिट मनी एंड यू कैन विड्रॉ। बट एज ऑफ टुडे इनकी जरूरत बहुत कम हो चुकी है। डिमांड ड्राफ्ट पता नहीं कब इस्तेमाल हुआ था, पिछली बार याद ही नहीं। डिमांड ड्राफ्ट भी बच्चों एग्जैक्टली एक चेक की तरीके ही होता है। व्हाट इट क्लियर? ये कैसे काम करता है इसका ज्ञान आपको अगले लेक्चर में दिया जाएगा। तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा और बढ़िया फ्लोट भी कर दीजिएगा। जो लोग रेगुलरली नहीं अटेंड कर पाते क्लास उनको मिल जाएगा, जो आपके और दोस्त यार हो उनको भी प्रमोट कर दीजिएगा। कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क।